तो ये सिर्फ दो पड़ोसी देशों का मामला नहीं लगता। ये एक ऐसे विश्वास का टूटा हुआ आईना है। इतिहास कभी अपने आप को नहीं दोहराता, पर वह चेतावनी जरूर देता है। जब हम भारत और चीन के रिश्तों को देखते हैं, जिसकी हर किरच हमें 1962 की हार की याद दिलाती है, पर क्या वो सिर्फ एक युद्ध था, या ये शुरुआत थी उस रणनीतिक मूर्खता की जो हमने दोस्ती के नाम पर की? तो हम पहले देखेंगे कि तिब्बत भारत की एक ऐतिहासिक गलती कैसे थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम कर रहा था। तिब्बत ना तो चीन का हिस्सा था और ना ही उसने खुद को चीन का हिस्सा कभी माना। इतिहास गवाह है, 1914 के शिमला समझौते में तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया और चीन तीनों ने भाग लिया था, परंतु चीन ने उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। तिब्बत और भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक रिश्ते थे। बौद्ध धर्म से जुड़ाव, मानसरोवर यात्रा और तवांग जैसे क्षेत्र, ये सब भारत और तिब्बत के संबंधों को मजबूत बनाते थे। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत में घुसपैठ शुरू कर दी और 1951 तक उसने तिब्बत को शांति समझौते के नाम पर अपने अधीन कर लिया। यहाँ पर हमें नेहरू की चुप्पी देखने को मिलती है, जो कि एक प्रकार से राजनीतिक आत्महत्या थी। जब तिब्बत पर आक्रमण हुआ तो तिब्बत सरकार ने भारत से मदद की अपील की। तिब्बत दूत दिल्ली आए। उनका कहना था कि भारत ही हमारी एकमात्र आशा है। पर भारत की प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय तिब्बत के मामले में चुप्पी साध ली। उन्होंने चीन की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने के लिए तिब्बत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने से मना कर दिया। यह एक ऐसा कूटनीतिक आत्मघात था जो बाद में भारत के लिए भारी पड़ा। तो पंचशील समझौता क्या था? विश्वास का छलावा था। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। इस समझौते के 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। तीसरी बात, समानता। चौथा सिद्धांत था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, और इसका 5वां पॉइंट था शांतिपूर्ण समाधान। नेहरू जी ने इस समझौते को एशिया में शांति का आधार कहा है, पर चीन ने इसे सिर्फ एक रणनीतिक ब्रिक के रूप में देखा, ताकि वो तिब्बत को पूरी तरह हड़प सके और फिर भारत की सीमा की ओर बढ़ सके। तो भारत ने उस समय तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, जिससे भारत की सामरिक गहराई पूरी तरह से खत्म हो गई। तो यहां पर लेकिन क्या था? भारत के द्वारा चीन की साजिशें जो जारी थी उसको इग्नोर किया गया। पंचशील के तुरंत बाद ही चीन ने अक्साई चीन में सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया था। यह सड़क लद्दाख से होकर जिनजियांग प्रांत को जोड़ती थी। तो भारत को इसकी जानकारी 1957-58 में पड़ पाई, परंतु भारत सरकार का जवाब क्या था? वही था कि हमारे मानचित्र पुराने हैं, सीमा स्पष्ट नहीं है, चीन से पूछेंगे। देखो, चीन से पूछेंगे इस सीमा के बारे में, यानी अपने ही क्षेत्र पर संदेह। ये कैसी नीति थी? अब बात करेंगे हम जब भारत सोता रहा और चीन बंकर बना था। तो 1950 से लेकर के 1959 के बीच
चीन ने न सिर्फ तिब्बत में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि उसने लद्दाख और नेफा, जिसको हम आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, नेफा में भी इसने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। भारत के सैन्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बार बार कहा कि चीनी सैनिक सीमा के अंदर आ रहे हैं। उन्होंने स्थायी सड़कें और चौकियां बना ली हैं, पर भारत सरकार की नीति क्या थी? इग्नोर करो, रिश्योर करो और भरोसा रखो। तो जो नेहरू की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, बिना हथियार बिना योजना की, वो कैसी थी? देखो, जो 1959 के बाद हालात बदल गए। 14 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत भागकर आए। ये चीन के लिए झटका था। भारत ने उन्हें शरण दी और तिब्बतियों को धर्मशाला में बसाया। इसके बाद चीन का रुख और भी आक्रामक हो गया। नेहरू सरकार ने इसके जवाब में अपनाई फॉरवर्ड पॉलिसी। क्या थी यह नीति? हम सीमा के करीब जहां जहां चीन घुसा है, वहां छोटी छोटी चौकियां बनाते चलेंगे। मतलब जहां पर चीन घुसा है वहां चौकियां बनाएंगे। पर इन पोस्टेशन में ना तो पर्याप्त हथियार थे, ना ही रसद की व्यवस्था थी, ना संचार की सुविधा थी, और ना ही वापसी का मार्ग था। तो यह निर्णय बिना किसी सैन्य सलाह के लिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण मेनन जो उस समय रक्षा मंत्री थे, और जनरल वीएल कॉल, तीनों की एक बड़ी रणनीतिक यह भूल थी। और 1962 से पहले की चेतावनियां भी देखने को मिली, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कब मिली? तो 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत अक्साई चिन छोड़ दे तो हम अरुणाचल छोड़ देंगे। तो भारत ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो सही था, पर सरकार की तैयारी फिर भी कमजोर रही। 1961 में रा जैसी खुफिया एजेंसी का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय रॉ एजेंसी थी ही नहीं, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था, आईबी था, इसके पास सीमाओं की स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। चीनी सैनिक धीरे धीरे बॉर्डर पर बंकर, हथियार डिपो और सड़कों का निर्माण कर रहे थे, और भारत सिर्फ कागजी विरोध कर रहा था। आखिरकार युद्ध का बिगुल 20 अक्टूबर 1962 को बज गया। मतलब 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने एक साथ 2 मोर्चों पर हमला कर दिया। पहला नेफा पर, पूर्वी सेक्टर पर, जो अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, तवांग से नीचे तक धावा बोल दिया। दूसरा पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी और गलवान क्षेत्र, यहां पर आक्रमण कर दिया गया। तो भारतीय सेना सीमित हथियारों और रसद के बावजूद वीरता से लड़ी। पर सच्चाई ये थी कि हम जवानों के हौसले से चीन की मशीनों से भिड़े थे। नेहरू जी ने युद्ध से ठीक पहले कहा था कि भारत की सेना चीन को पीछे धकेल देगी, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम उल्टी थी, उलट थी। इससे जनरल थिमैया की चेतावनी को दरकिनार कर दिया गया। 1959 में थल सेना अध्यक्ष जो जनरल के.एस. थिमैया है, उन्होंने कई बार कहा था कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, नीति स्पष्ट होनी चाहिए। पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे नेहरू ने अस्वीकार तो किया, लेकिन उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर उनकी बातों को गंभीरता से ले लिया होता तो 1962 की जो स्थिति आज हमारा परिणाम देखने को मिला था, तो वो उस समय ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिला। परिणाम क्या था? भारत की शर्मनाक हार और आत्म मंथन की शुरुआत यहां से हुई। तो 1 महीने के भीतर चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, नेफा में तवांग तक घुस आया। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया और अमेरिका और ब्रिटेन से हथियारों की भीख
मांगनी पड़ी भारत। चीन ने युद्ध रोकने का ऐलान किया और पीछे हट गया, अरुणाचल प्रदेश से पीछे हटाए। तो 21 नवंबर 1962 चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, नेफा से पीछे हट गया, पर अक्साई चीन आज भी चीन के कब्जे में है। 1962 के बाद भारत का आत्ममंथन और चीन की अगली चालें कैसी रही। तो 1962 की शर्मनाक हार के बाद भारत ने आत्ममंथन शुरू किया। नेहरू पर जनता का विश्वास डगमगाने लगा। 1964 में उनकी मृत्यु भी हो गई और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी के दौर में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दिया। पर इस बीच चीन चुप नहीं बैठा। चीन भी अपना एजेंडा जमाए हुए था। तो 1975 को चीन की आखिरी गोली और भारत के आखिरी शहीद। तो क्या आप जानते हैं 1975 में भारत चीन सीमा पर आखिरी गोली चली थी? 20 अक्टूबर 1975 तुलंगला अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा है, तो भारतीय गश्ती दल पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। ये घटना बताती है कि चीन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, वो अवसर की तलाश में था। फिर 1986-87 में शमदुरुंग चू और भारतीय जवाब। 1986 में एक और तनाव उभरा, समदुरुंग चू घाटी अरुणाचल प्रदेश की। इसमें चीन ने कब्जे की कोशिश की। इस बार भारत तैयार था। राजीव गांधी सरकार और जनरल के सुंदर जी की रणनीति से भारतीय सेना ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया। तो सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ऊंचाई पर तैनात कर किया गया। चीन को पीछे हटना पड़ा। यह पहला संकेत था कि भारत अब 1962 वाला नहीं रहा। 1993 में भारत और चीन के बीच LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनाए रखने का समझौता किया गया। इसके बाद कई समझौते हुए। 1996 में एक समझौता हुआ कि हथियारों की दूरी बनाए रखने का नियम करो। 2005 में एक और समझौता हुआ, सीमा विवाद सुलझाने के राजनीतिक सिद्धांत बनाए गए। पर चीन ने इन सभी समझौतों का बार बार उल्लंघन किया है। वो एक और बातचीत करता रहा और दूसरी ओर सड़कों का निर्माण करता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर, रडार, बंकर और सैनिक भेजता रहा। भारत की गश्ती को रोका जाने लगा। तो ये दुस्साहस चीन के बढ़ते रहे। आज भी वो उसी दुस्साहस की कड़कड़ी में है। अगर हम 2010 के बाद देखें तो चीन का एक नया आत्मविश्वास चीन में जागा है और भारत की जवाबी रणनीति क्या रही है। तो देखें हम 2008 के बाद चीन एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन चुका था। अब वह अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में था और भारत को उभरती शक्ति नहीं रुकावट मानने लगा था। तो डोकलाम 2017 में भारत ने पहली बार चीन की सड़क को शारीरिक रूप देने से रोका, मतलब चीन की सड़क को बनने से डोकलाम पर रोक दिया। LAC पर 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। इस टकराव में भारत ने शक्ति दिखाई और चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन क्या चीन ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, चीन ने फिर हमला किया लद्दाख की गलवान घाटी में। तो 2020 में गलवान घाटी का युद्ध हुआ, जब खून बहा लेकिन गोलियां नहीं चली। तो 15 जून 2020 की बात है। तो लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हो गई, लाठी डंडों से झड़प हो गई। ये कोई सामान्य झड़प नहीं थी, यह 21वीं सदी की सबसे हिंसक और क्रूर हाथापाई थी, जहां लोहे की रॉड, कीले लगे डंडे, पत्थर और यहां तक कि कटीले तार हथियार बन गए। शहीद हुए 20 भारतीय जवान, लेकिन पीछे नहीं हटे।
भारतीय सेना ने 20 बहादुर जवान, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे, वीर गति को वो प्राप्त हो गए। लेकिन इन शहीदों ने कम से कम 40 से 45 चीनी सैनिकों को ढेर तो कर ही दिया। चीनी सरकार ने आज तक सही आंकड़े नहीं दिए हैं, क्योंकि चीन में सैनिकों की मौत राजनीतिक असफलता मानी जाती है। भारत की रणनीतिक चूक और जवाबी तैयारी क्या है? गलवान संघर्ष से पहले अगर हम देखें, चीन ने रातों रात तंबू लगाए, भारी सैनिक भेजे और एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा किया। भारत ने शुरुआती संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया, पर संघर्ष के बाद फरवरी 2021 तक भारत ने, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? भारत ने गलवान के बाद T-19 टैंकों को पैगोंग झील के किनारे पहुंचा दिया, स्पेशल फोर्सेस तैनात की और चुशूल, डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में मजबूत मौजूदगी बना ली। तो चीन का नैरेटिव युद्ध जब प्रचार बन गया उसका हथियार, मतलब गलवान के बाद चीन ने अपने मीडिया और इंटरनेट पर कुछ खास बातें फैलाई, जैसे भारतीय सेना ने घुसपैठ की, चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत को सबक सिखाया गया। लेकिन ग्लोबल सैटेलाइट इमेज और ओपन सोर्स रिपोर्ट ने इन सभी दावों को गलत साबित किया, सब कुछ गलत। यहां पर भारत का कूटनीतिक प्रहार क्या था? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब किसी को अपनी भूमि नहीं लेने देगा। भारत ने 59 चीनी ऐप्स बैन किए, टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर आदि आदि। कई चीनी प्रोजेक्ट्स रोके गए। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि हम अब ना तो चुप रहेंगे ना सहेंगे। क्या युद्ध होगा या फिर नो वार नो पीस जारी रहेगा? तो चीन और भारत के बीच अब नो वार नो पीस की स्थिति, ना युद्ध ना शांति। दोनों सेनाएं अभी भी लद्दाख में भारी संख्या में तैनात हैं। डोकलाम, तवांग, डेप्सांग, हर जगह तनाव का एक स्थिति बनी हुई है। बातचीत होती है लेकिन जमीनी हालात नहीं बदलते। लेकिन इस पूरे संघर्ष का एक गहरा सवाल है, सबसे सवाल है, क्या भारत और चीन 21वीं सदी में फिर से युद्ध के लिए तैयार है या ये सब केवल दबाव बनाने की रणनीति है? तो 2024-25 की अगर तस्वीरें अगर हम देखें, क्या चीन फिर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? पिछले कुछ महीनों में कई घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं, जैसे PLA मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश और तवांग सेक्टर में गतिविधि बढ़ा दी। चीन ने लद्दाख के पास हवाई पट्टियों और मिसाइल साइट्स को अपग्रेड किया है। डोकलाम में भूटानी जमीन पर रोड बनाना फिर शुरू किया गया है। यह संकेत है कि चीन एक और प्रेशर पॉइंट बना सकता है, जैसे गलवान या डोकलाम। तो भारत की सीमाएं कहां कमजोर? भारत ने भले ही गलवान के बाद बहुत मजबूत प्रतिक्रिया की हो, लेकिन कुछ कमजोरियां आज भी बनी हुई हैं। जैसे पहले कमजोरी है, पूर्वी अरुणाचल में सड़क नेटवर्क अभी भी कमजोर है। दूसरी बात, डेप्सांग प्लेन्स में चीनी सेनाएं आज भी अंदर मौजूद है। तीसरी बात, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहले अलर्ट में चूक हो चुकी है, लेकिन भारत अब उसी चूक को दोहराना नहीं चाहता। भारत की तैयारियां नई हो चुकी हैं, एक अलग लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। भारत ने गलवान के बाद कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे ITBP और सेना की संयुक्त पेट्रोलिंग को शुरू कर दिया गया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने 65 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं बॉर्डर के पास सड़क रोड बनाने। राफेल
स्वार्म ड्रोन्स, आर्टिलरी रेजिमेंट्स अब एलएसी के पास तैनात है। तो भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि डिफेंस यानी रोकथाम की रणनीति पर है। कूटनीति का युद्ध में अगर हम भारत का वैश्विक मोर्चा देखें तो चीन जहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फैला रहा है, तो भारत ने क्वाड, I2U2, इंडो पैसिफिक रणनीति और अफ्रीका आउट रीच पर फोकस किया है। तो मोदी सरकार ने यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत किए। साउथ चाइना सी पर भारत का रुख अब ज्यादा स्पष्ट है। इसका असर ये हुआ कि भारत अब अकेला नहीं। तो चीन का अगर साइबर और डाटा युद्ध देखें, एक प्रकार से नया खतरा है। तो चीन भारतीय सिस्टम पर साइबर अटैक करता है, जैसे तेल पाइपलाइन, रेलवे बैंकिंग सिस्टम और कई भारतीय ऐप्स में चीनी डाटा ट्रैकिंग हमें मिली है। इसलिए भारत का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, भारत ओएस और डिजिटल सॉवरेंटी की नीति अब निर्णायक बन चुकी है। अगर हम क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जो नए मोर्चे खुले हैं, इन पर अगर बात करें तो ग्लेशियर पिघलने से एलएसी की टोपोग्राफी बदल रही है। चीन एआई और फेस रिकॉग्निशन सर्विलांस का प्रयोग एलएसी पर कर रहा है और सबसे बड़ा सोशल मीडिया युद्ध चल रहा है। भारत में फेक न्यूज और राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को चीनी बॉट्स, फंडेड संस्थाएं और एनजीओ के जरिए इसको फैलाया जाता है। फ्रॉड न्यूज, फेक न्यूज। यह युद्ध केवल सीमा पर नहीं, दिमागों में भी लड़ा जा रहा है। क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? ये आपसे क्वेश्चन है। तो पहला विकल्प है कि फुल स्केल युद्ध होगा। अगर तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन सीमित युद्ध या स्कर्मिंग कभी भी हो सकता है। दूसरा विकल्प वार ऑफ एट्रिशन, यानी लंबे समय तक तनाव। यह सबसे ज्यादा संभव है, बिना युद्ध लेकिन थकाने वाली स्थिति रहेगी। और तीसरा विकल्प मिलता है हमें बैक चैनल समाधान और स्थायी शांति। अगर भारत और चीन दोनों आंतरिक स्थिरता पर ध्यान दें तो शायद कूटनीतिक रास्ता निकले। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। आज का भारत आर्थिक रूप से मजबूत है, सेना अत्याधुनिक है, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और सबसे जरूरी, जनता जागरूक है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन से खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं, सोच, अर्थव्यवस्था और डिजिटल स्तर पर भी है। तो आप देख रहे हैं इस सीरीज को तर्क भारत। तो गलवान में शहीद हुए हमारे जवानों ने देश की रक्षा के लिए जान दी। अब बारी हमारी है कि हम उनकी कुर्बानी को कभी व्यर्थ न जाने दें। यह सिर्फ युद्ध नहीं, भारत की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। तो सब्सक्राइब कीजिए तर्क भारत को, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। धन्यवाद।